हाइड्रोजन के बिल्कुल लास्ट पार्ट पे हैं। आज खत्म कर देंगे और रेस्ट ब्लॉक चालू कर देंगे अपन। तो लास्ट क्लास में हम हार्डनेस के बारे में बात कर चुके थे, टेम्परेरी और परमानेंट। आज अपन बात करेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड की। मैं पहले आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ और उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेस है वो मैं बता दूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे H2O2 की प्रिपरेशन की। तो H2O2 को प्रिपेयर करने के बेसिकली 4 मेथड। पहला, Na2O2 की रिएक्शन करवा दूं मैं वाटर के साथ तो H2O2 बनता है। मैं एक ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि शॉर्ट में भी याद हो जाए। Na2O2 की रिएक्शन करवा दूं H2O के साथ तो H2O2 बनता है। दूसरा, आप एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 के साथ या फिर H3PO4 के साथ। आजकल ये ज्यादा प्रेफर क्यों किया जाता है देखेंगे। तीसरा, H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फेट, इसका जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो मुझे H2O2 ऑक्टेन होता है। और अब ये जो आपकी रिएक्शन है ये सीधे JEE में पूछ ली गई थी एक बार, ठीक। फोर्थ, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको H2O2 गैस ऑक्टेन हो जाएगी। अब ये चीजें थोड़ी सी डायरेक्ट पूछने लायक हो जाती हैं, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि Na2O2 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो H2O2 मिल जाएगी। बेरियम पेरोक्साइड की H2SO4 या H3PO4 से रिएक्शन करवाओगे H2O2 मिल जाएगी। H2S2O8 पेरोक्सो डाइसल्फेट की रिएक्शन H2O से करवाओगे तो H2O2 मिल जाएगी। और 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो H2O2 मिल जाएगी। अब ऐसे ही आपको भी हर बार नोट्स बनाने होंगे यार, है ना। ये मतलब 11th में आ चुके हो अब, मतलब इतना ही अपन में होनी चाहिए कि हाँ अपन चीजों को जितना समराइज शॉर्ट में कर पाऊं उतना कर लें, जैसे ये मैंने कर दिया, ठीक। अब ये होगा कैसे वो देख लीजिए। जैसा कि मैंने पहले बोला कि Na2O2 की रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ वाटर के साथ, कोल्ड वाटर लेते हैं अपन, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं वो NaOH प्लस H2O2 मिलता है। अब होने में मैकेनिज्म है इसका, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि याद रखने में कन्वीनियंट रहे थोड़ा सा। कि जब आप Na2O2 को तोड़ोगे तो ये काय में टूटेगा, 2Na प्लस प्लस O2 माइनस 2, ठीक है ना। Na2O2 को जब आप तोड़ोगे तो ये काय में टूटेगा, 2Na प्लस प्लस O2 माइनस 2। H2O को तोड़ोगे तो ये काय में टूटेगा, H प्लस प्लस OH माइनस 2H2O ले लो तो 2H2O गिव्स 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। आंसर आ गया आपका। ये मिल गया NaOH और ये मिल गया H2O2, ठीक है। इस तरीके से आप H2O2 की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। दूसरा जो मैंने बताया कि बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन आप H2SO4 से करवा दीजिए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, BaSO4 प्लस H2O2 प्लस H2O, ठीक है। सिमिलरली मैं इसी BaO2 को, इसी का सब पार्ट है ये, मैं इसी BaO2 को H2SO4 ना लेते हुए, अब ये सवाल बन सकता है JEE का, मैं H2SO4 ना लेते हुए इसकी जगह में H3PO4 यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ वो आप रिएक्शन देख के समझ जाएंगे, पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। भैया होता क्या है कि BaO2 की रिएक्शन जब आप H2SO4 से करवाते हो ना तो H2O2 मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो H2SO4 है ये इस H2O2 को डिकम्पोज कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, ठीक है ना। BaO2
कि जब आप H2SO4 से रिएक्शन करवाते हो तो H2O2 मिलता है मुझे। अब मेरा एम बेसिकली H2O2 ऑब्टेन करना है, तो मिलेगा बिल्कुल H2O2, लेकिन H2SO4 इस H2O2 को फर्दर ब्रेक कर देता है। तो अब अपन ने क्या करा, अब अपन ने करवाई BaO2 की रिएक्शन H3PO4 से। H3PO4 H2O2 को बनाने में एक्चुअल में हेल्प करता है, मतलब H2O2 की प्रोडक्शन ज्यादा करने में हेल्प करता है। कैसे, समझिएगा कि जब अपन BaO2 की रिएक्शन H3PO4 से करवाएंगे तो ये बनाएगा Ba3, तो ये बनाएगा Ba3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 3H2O2। बैलेंसिंग रिएक्शन लिखी है मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। अब होगा क्या, ये H2O2 बना। आप क्या करो, आप का ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है Ba3PO4 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करवा दो H2SO4 के साथ। जब आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाओगे तो ये BaSO4 बनाएगा प्लस H3PO4 बनाएगा। अब ये H3PO4 आप फर्दर यूज कर सकते हो BaO2 के साथ रिएक्ट करवाने में, आपको और ज्यादा H2O2 मिल जाएगी। समझ में आया? H2SO4 यहाँ पे H2O2 को तोड़ने का काम कर रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने BaO2 की रिएक्शन H3PO4 से करवाई, उसने मेरे को Ba3PO4 दिया और H2O2 लिबरेट हुई। फर्दर आप क्या करो, ये जो Ba3PO4 है इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवा दो, इंस्टेड क्या आप BaO2 को डायरेक्ट H2SO4 से रिएक्ट करवा दो। तो जब इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करवाते हो तो ये मेरे को H3PO4 देता है। और जैसा कि अपन ने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा कि H3PO4 की रिएक्शन जब आप बेरियम ऑक्साइड से करवाते हो तो वो आपको फर्दर और H2O2 बनाने में मदद करेगी। ये दो रिएक्शन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। फाइन। थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि H2H2O8 का हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए तो आपको ऑब्टेन हो जाएगी क्या, H2O2। बस खत्म हो गया, 10 मिनट और दे, है ना। तो आपको ऑब्टेन हो जाएगी क्या, H2O2। सीन क्या चलता है यहाँ पे वो देखिए कि H2H2O8 की रिएक्शन जब आप H2O से करवाओगे तो आपको मिलेगा क्या, H2O2। अब ये बात आ जाती है, अच्छा तो फिर पेरेंट्स वेरेंट्स को कुछ बुलाया, मतलब ऐसा कुछ था क्या खास? खैर H2H2O8 की अगर मैं देखूं कि H2H2O8 बनता कैसे है, ओके, तो H2H2O8 बनता कैसे, मेरी तो 530 को खत्म हो जाएगी ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, अपने को थोड़ा सा काम है। तो H2SO4 ब्रेक होता है किसमें, H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। मैं इसके 2 मोल ले लेता हूँ तो ये 2H प्लस प्लस 2HSO4 माइनस में टूटेगा। मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। तो HSO4 जाएगा एनोड पे, इस 2HSO4 माइनस का होता है ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट होता है H2H2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ये रिएक्शन चलेगी आपकी एनोड पे, ठीक है। कैथोड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, उस पे होगा रिडक्शन, तो H प्लस आएगा कैथोड पे, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अब क्या करें, ये H2H2O8 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो H2SO4 प्लस H2O2 मिल जाएगा।
इस H2S2O8 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको H2SO4 प्लस H2O2 मिल जाएगा। ये है JEE का क्वेश्चन, ये रिएक्शन पूछी थी उसने इंडायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट प्रिपरेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल से आप ऑक्सीडेशन करवाओगे, जब आप O2 और H2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, O2 और H2 क्यों लिख रहा हूँ मैं बता दूंगा। तो आपको मिलेगा H2O2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। उस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का जब आप रिडक्शन करवाओगे तो आपको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल वापस मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैं, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको H2O2 मिल जाएगी, प्लस साथ में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। इस ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट का रिडक्शन करवाओगे तो आपको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल वापस मिल जाएगा। यही आपकी रिएक्शन दे रखी है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल दिखता कैसे है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, हालांकि पूछेगा नहीं, या फिर हो सकता है पूछ भी ले, JEE का आजकल कोई भरोसा नहीं है। तो इनमें से बताइए किसका ऑक्सीडेशन करवाने पे मेरे को H2O2 ऑब्टेन होगी। तो ये होता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, इसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हाइड्रोजन हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, और कुछ नहीं है चेंज। ये आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा प्लस H2O2। इसका रिडक्शन करवाओगे तो आपको 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल मिल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रिपरेशंस थी जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो H2O2 की 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं भैया, एक गैस फेज में और एक सॉलिड फेज में। याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि गैस फेज में जो डायहेड्रल एंगल होता है वो 111.5 डिग्री होता है। सॉलिड फेज में डायहेड्रल एंगल कम होता है, 90.2। ठीक है, डायहेड्रल एंगल क्या है वो वैसे मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन कर रखा है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है, ये आप जानते ही होंगे इसकी। ठीक है, तो मतलब इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो it will be something like this। दूसरा वाला भी ऐसा ही है, इसे बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। ये पाया जाता है 111.5 डिग्री इन गैसियस फेज, और यही पाया जाता है 90.2 डिग्री इन सॉलिड फेज। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट H2O की प्रिपरेशंस और उसके डायहेड्रल एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में है। नाउ विल मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। तो H2O2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या बोला मैं, H2O2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकता है। अब आपको सीधे सीधे रिएक्शन लिखना के कुछ एक शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, हालांकि धीरे धीरे करके आप भी इसके हैबिचुअल होते जाओगे। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप Mn+2 को बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हो, Mn+2 की रिएक्शन अगर मैं बेसिक मीडियम में करवाता हूँ तो वो हमेशा Mn+4 में जाएगा। MnO4- की रिएक्शन आप बेसिक मीडियम में करवाते हो तो वो हमेशा MnO2 में जाएगा। MnO4- की रिएक्शन आप एसिडिक मीडियम में करवाते हो तो वो हमेशा Mn+2 में जाएगा। ठीक है, H2O2 दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इसको अगर मुझे जस्टिफाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए H2O2
डिकम्पोज होता है किसमें, H2O प्लस O2 में, सॉरी H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O में, ठीक है ना। H2O2 डिकम्पोज होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन O में। ऑक्सीडेशन स्टेट कंपेयर करोगे तो आप जा रहे हो यहाँ पे -1 से -2, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, -1 से -2 जाना मतलब रिडक्शन, मींस यहाँ पे H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जबकि अगर आप -1 से 0 कंपेयर करोगे तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो जाएगा H2O में, और H2O2 जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो वो जाएगा O2 में। इतनी बातें क्लियर हैं। H2O2 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो जाएगा H2O में, H2O2 जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो जाएगा O2 में। Mn+2 बेसिक मीडियम में Mn+4 में जाता है, MnO4 माइनस एसिडिक बेसिक मीडियम में MnO2 में जाता है, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में Mn+2 में जाता है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को, ये सब अपने को बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए थी, इन्हीं सबसे रिएक्शंस बन जाती है आसानी से। जैसे पहले मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आपके लिए रिएक्शन लिख देते हैं, H2O2 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूटता है, -1 से -2 जा, बहुत बढ़िया, -1 से 0 में, -1 से 0 में जा, -1 से 0 में जाना मीन्स इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, -1 से -2 में जाना मीन्स इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। जैसे कि हेडिंग क्या डाली हुई है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो मैं Fe+2 की रिएक्शन अगर एसिडिक मीडियम में करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, तो यहाँ पे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है। तो मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा तो H2O2 काय में कन्वर्ट हो रहा होगा भैया, यहाँ पे आपको मिलेगा H2O प्लस। जाहिर सी बात है अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो Fe+2 क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज। Fe+2 काय में ऑक्सीडाइज होता है, Fe+3 में। इस तरीके से आप प्रोडक्ट आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, ये JEE में पूछ ली थी, या इसके पूछने के चांसेस हमेशा रहते। PBS की रिएक्शन जब आप H2O2 से करवाते हो तो वो आपको PbSO4 प्लस H2O देता है। क्या काम है इसका, इट इज यूज्ड इन रिस्टोरेशन ऑफ कलर ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। क्या सेंस आया भैया, अपने पेंट के अंदर एक्चुअल में लेड प्रेजेंट होता है, अपने पेंट के अंदर एक्चुअल में लेड प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर के, ये लेड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट H2S से, अपने पेंट के अंदर जिससे आप पेंटिंग करते हो उसके अंदर लेड प्रेजेंट होता है, वो लेड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट H2S से रिएक्ट करके लेड सल्फाइड बना देती है। इस लेड सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक। तो जैसे जैसे पेंटिंग पुरानी होने लग जाती है वो काली होने लग जाती है, तो ये H2O2 उस पेंटिंग को रीस्टोर करने का काम करता है। कैसे, आप इस PBS की रिएक्शन करवा दो H2O2 के साथ, वो ब्लैक कलर का जो आपका लेड सल्फाइड है, जब आप उसकी रिएक्शन H2O2 से करवाओगे तो वो PbSO4 प्लस H2O बना देगा। PbSO4 व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पेंटिंग्स का जो ब्लैकिश पार्ट होता है वो आप हटा सकते हो। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट।
रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो अब MnO4 माइनस की रिएक्शन करवा रहे हैं सपोज अपन H प्लस प्लस H2O2 के साथ, तो H2O2 यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूस होके वो काय में कन्वर्ट होता है O2 में, तो आपको O2 कंफर्म मिलना है। MnO4 माइनस मैंने बोला था एसिडिक मीडियम में काय में जाता है Mn+2 में, ये आपको कंफर्म मिलना है। तो ये दो प्रोडक्ट तो आप आसानी से अज्यूम कर सकते हो, प्लस साथ में क्या मिल जाएगा, वाटर। ठीक है, इसी तरीके से HOCl की रिएक्शन जब आप H2O2 से करवाओगे तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये मिलेगा आपको O2। Cl माइनस ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्लोरीन को क्या करेगा, रिड्यूस, या HOCl को क्या करेगा, रिड्यूस। HOCl रिड्यूस होके काय में कन्वर्ट होता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। Fe+2 की रिएक्शन जब आप H2O2 से करवाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एक्शन चल रहा है भैया, ठीक है ना, मतलब H2O2 सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो Fe+2 को काय में कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। इससे भी पहले आपने यही करा था और खुद काय में कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस। Mn+2 बेसिक मीडियम में काय में कन्वर्ट होता है Mn+4 में, और खुद काय में कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस। फोर्थ, रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। हो सकता है अभी याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, आ रही होगी क्योंकि मैं लिख रहा हूँ और हटा रहा हूँ, लेकिन जब आप वीडियो देखोगे और वो 4 स्टेप्स देख लोगे कि बेसिक मीडियम में Mn+2 काय में बदलता है, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस काय में बदलता है, बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस काय में बदलता है, H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है जब काय में बदलता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जब काय में बदलता है, तो आपको पूरी रिएक्शन स्मूथली समझ में आ जाएगी। जैसे MnO4 माइनस की रिएक्शन में करवा दूं H2O2 के साथ, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्शन मतलब MnO4 माइनस को जब आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाओगे तो MnO4 माइनस काय में बदलता है MnO2 में, H2O2 काय में बदलेगा O2 में, प्लस H2O प्लस 2OH माइनस। ठीक है, तो दीज आर दी सम रिएक्शंस जो आप लॉजिकली लिख सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्हें याद रखना है, याद रखने के नाम पे हाँ वो जरूर याद रख लीजिएगा, रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज की बात करेंगे, तो 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि H2O2 सनलाइट के प्रेजेंस में, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट, डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको डार्क में रखा जाता है। H2O2 ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए इसको डार्क में रखा जाता है। दूसरा, इसको आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि मेटल सरफेस में या फिर ग्लास के अंदर कुछ एक एल्कली मेटल्स की प्रेजेंस होती है, कुछ एक एल्कली मेटल्स की प्रेजेंस होती है, और H2O2 को जब आप तोड़ोगे तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे 2 अगर H2O2 कर देता हूं मैं, तो ये आपको मिलेगा 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। ठीक है, अगर H2O2 की रिएक्शन आप एल्कली मेटल्स के साथ करवाओगे, H2O2 की रिएक्शन आप एल्कली मेटल्स के साथ करवाओगे, तो ये रिएक्शन होने की रेट एक्चुअल में बढ़ जाती है, यानी कि H2O2 का डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। इसलिए ना तो आप इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रख सकते हो, ना इसे एल्कली मेटल्स की प्रेजेंस में या किसी मेटल सरफेस पे रख सकते हो। तो क्या करते हैं, इसको भैया डार्क में रखा जाता है और इसको वैक्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, इसको वैक्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ऐसा जो स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो इट इज स्टोर्ड इन वैक्स लाइंड ग्लास या फिर प्लास्टिक वेसल्स, मेटल की सरफेस पे नहीं रखा जाता। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछ सकता है, पूछा ही गया है, पूछ सकता है क्या। तीसरा,
आपको जो इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, एज अ स्टेबलाइजर कौन कौन एक्ट करता है? एसिटाल्डिहाइड, ग्लिसरॉल और यूरिया, ये सारे स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं H2O2 के केस में। ठीक है, यूजेस के नाम पे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में काम आता है, और रॉकेट प्रोपेलेंट में एक रिएक्शन चलती है NH2NH2। इसकी रिएक्शन जब मैं H2O2 के साथ कर, हाइड्रोजन बोलते हैं इसको, है ना, इसकी रिएक्शन में H2O2 के साथ करवाता हूँ तो ये N2O और H2O में टूटता है। बैलेंस्ड रिएक्शन लिख देता हूँ क्योंकि काम आएगा। कैसे लिखूंगा बताऊंगा। तो भैया जब भी आपको H2O2 की मैकेनिज्म लिखनी हो, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? H2O2 को ब्रेक कर दो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, ये मैंने 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 लगा दिए। NH2 को, NH2NH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब आप नेसेंट ऑक्सीजन से करवाते हो, कौन सा नेसेंट ऑक्सीजन? ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। तो देखिए कितने H2O का फॉर्मेशन हो रहा है? 2। कितने H2O का फॉर्मेशन हो रहा है? 2। ये नेसेंट ऑक्सीजन यही वाला है। ठीक है, तो जो 2H2O पहले से ही थे, 2H2O का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। कहाँ कितने H2O आ गए? 4 H2O प्लस साथ में क्या बच गया? N2 गैस। तो इस तरीके से आप इसकी मैकेनिज्म ध्यान रख सकते थे। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट यूज जो होता है वो ये होता है कि ये काफी इम्पोर्टेंट टूल है मैन्युफैक्चर करने में। किसको? सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट को। सोडियम परबोरेट और परकार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए H2O2 की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों कहाँ यूज में आते हैं? हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने के लिए। ठीक है, हाई क्वालिटी डिटर्जेंट बनाने के लिए इन दोनों का काम पड़ता है। और ये दोनों किससे बनते हैं? इससे। ठीक, तो H2O2 यहाँ पे खत्म होता है। हैवी वाटर में कुछ नहीं है, एक पेज का टॉपिक है, वो आप चाहो तो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। उसमें इतना कुछ खास नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एज दैट ऑफ दी वाटर के। लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी देख ही लो, इतना कोई क्या है। हैवी वाटर D2O बोलते हैं इसको। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आऊं तो जो H2O की होती है वही लगभग इसकी होती है। क्या? कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है। सारी प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली सेम रहती है एज दैट ऑफ H2O, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू वाटर के। तीसरा, आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ोगे कि जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन या कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वो आपको एसिटिलीन देता है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? D2O। तो मैं कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जो करवाऊंगा वो D2O से करवाऊंगा। ये मुझे क्या देगा? C2D2 प्लस CaOD का होल ट्वाइस। SO3 की रिएक्शन जब H2O से करवाते हो वो H2SO4 देता है। SO3 की रिएक्शन जब D2O से करवाओगे वो D2SO4 देगा। Al4C3 की रिएक्शन H2O से करवाते हो तो वो CH4 प्लस AlOH का होल थ्राइस देता है। इसी की रिएक्शन D2O से करवाओगे तो वो CD4 प्लस AlOD का होल थ्राइस देगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। रिएक्शंस हैं, यहाँ हैवी वाटर होता है खत्म, इसके साथ में हाइड्रोजन होता है खत्म। ठीक है, नोट्स आज आपको भेज दिए जाएंगे। नाउ वील स्टार्ट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में
फालतू बकवास ना करते हुए मैं सीधे आता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपन सीधे सीधे कंपेयर करते हुए चलेंगे। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसके वैलेंस में या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। पीरियोडिक अगर आपको याद है थोड़ा बहुत, तो इससे आप बहुत कुछ आइडिया लगा सकते हो पीरियोडिक का। ठीक है, एल्कली मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फ्रेंशियम इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, फ्रेंशियम को कंसिडर करना है करो, नहीं करना मत करो। रेडियम इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेटेलिक इन नेचर होते हैं। ये हार्डर देन दैट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। नहीं नहीं, लिखना कुछ नहीं है, मैं भेजूंगा दर्शनी, है ना। इसके भी नोट्स में ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सिर्फ सुनिए और कोशिश करिएगा जवाब देने की, है ना। अब अपन वो सब बात कर रहे हैं जो आप लोग पहले से जानते हो। एटॉमिक साइज बिल्कुल, है ना, मतलब यूं ही मान लेना पीरियोडिक टेबल चल रहा है भैया। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिट्टो फील लेने वाली हैं। आज फिजिकल और नेक्स्ट क्लास में, मतलब आज और कल में, आज या जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। उसके बाद तो कुछ प्रोसेस है बस, नथिंग एल्स। तो जो पूछूं उसका बिल्कुल लॉजिकली जवाब दीजिएगा। एटॉमिक साइज के बारे में क्या सोचते हो, किसकी ज्यादा होती? लेफ्ट टू राइट? अरे एस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले ग्रुप की, मतलब फर्स्ट वालों की ज्यादा होगी कि सेकंड वालों की, ये तो सब पढ़ रखा है ना। एल्कली की एटॉमिक साइज ज्यादा होती है एज दैट ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ये बेसिक बात हो गई। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं दैट ये लार्जेस्ट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, लार्जेस्ट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एक्सेप्ट नोबल गैस। क्यों? हाइड्रोजन और हीलियम में कौन ज्यादा बड़ा? लेफ्ट टू राइट तो साइज घटती है, हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा कि हीलियम? हीलियम ज्यादा बड़ा होता है। क्यों? इसके लिए आप कौन सी रेडियस डिफाइन करते हो भैया? वंडर वॉल रेडियस। बहुत समय पहले की बात है ना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर था, उसमें पढ़ा था, इसलिए लिखा गया ये वाला एक्सेप्ट नोबल गैस। ठीक है, खैर इसके अंदर मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है कि ये स्मॉलर होते हैं देन फर्स्ट ए ग्रुप। अब अगर साइज में अरेंज करोगे तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैं नहीं लिखूंगा और कभी नहीं लिखूंगा। हो सकता है कभी लिख भी दूं तो इतनी कोई आश्चर्यजनक होने की बात नहीं है। ये बात कंफर्म, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कई जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप मेंशन कर रहे हो, कई जगह नहीं कर रहे। तो भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का डेटा मेंशन नहीं है अभी तक, इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंसिडर नहीं करा जाता, और इसलिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपको कभी कोई सवाल मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इसके अंदर भी सॉरी, इसके अंदर भी जो साइज का पैटर्न चलेगा वो यही चलेगा, ली ना की रब से।
लेकिन अगर मैं बात करूं, अरे पूरे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टी को कंपेयर करो, यानी कि पूरे एस ब्लॉक के साइज को कंपेयर करो, तो ये ध्यान रखना, ये सॉल्व हो जाता है आपका सत्यनारायण की कथा से। सत्यनारायण क्या होता है? सत्यनारायण बता देता हूँ। ये लिख रहा हूं मैं फर्स्ट है, ये लिख रहा हूं मैं सेकंड है। तो ली ना ही रब से बेटा मांगे कार स्कूटर। अब सत्यनारायण की कथा क्या है सुनिए। यहां से चालू होते हैं, एक मिनट, एस थोड़ा गड़बड़ आ गया मेरा। ठीक है, ये एस इमेजिन कर लेना सोडियम तक जा रहा है, तो एस आपको होपफुली दिख रहा होगा, है ना? ढंग से बना देते हैं, काम करते हैं। ये एस है, ठीक है जी। तो सत्य नारायण में एस जो है वो यहां से आया। नारायण कहां से आया? नारायण आया जी ये रहा, ये बना आपका एन। यही ऑर्डर आपको फॉलो करना है। यानी कि अगर मैं जाऊं, आपको ऑर्डर फॉलो करना है, नथिंग एल्स। सबसे छोटा होता है बेरिलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, फिर आता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये पूरे एस ब्लॉक की साइज का ऑर्डर है, ठीक है। मैं इसे एसएन से याद रखता हूँ, आपकी मर्जी पड़े, आप वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की, आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ जी, पूरे नोट्स मतलब बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। मैं यहाँ पे आया था, वो 1-2 महीने का सोच के आया था। नोट्स तो खैर सारे मेरे बने हुए हैं पहले से ही, मेरे को वापस बनाने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं भेज दूंगा कल तक, कल परसों तक नोट्स पहुंच जाएंगे। आज हाइड्रोजन के पहुंच जाएंगे, एस ब्लॉक खत्म होने से पहले आपके पास एस ब्लॉक के पहुंच जाएंगे, है ना। ये तो जो मुझे याद है मैं उसके अकॉर्डिंग बताता रहता। आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बात करूँ तो बताइए, फर्स्ट की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी के सेकंड की? मैं कुछ एक प्रॉपर्टीज भी आप लोगों से पूछ लूंगा, अकॉर्डिंगली थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फर्स्ट की ज्यादा होगी कि सेकंड की? साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन होता था? आज भेज दूंगा हाइड्रोजन के, कल कोशिश करूंगा भेजने की इसके, ठीक है। बिल्कुल इनवर्स होता था, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भैया? आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आपको ताकत लगानी पड़ेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड की ज्यादा होती है एज दैट ऑफ द फर्स्ट के। ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूंगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है +1, ये शो करता है +2। फोटोसिंथेसिस नाम सुना है? तो फोटोसिंथेसिस में अपन क्या करवाते हैं? नथिंग बट एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ क्या लगता है, फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना आसान है कि सेकंड के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना आसान है? कौन आसानी से एक्साइट हो जाएगा, फर्स्ट वाले के सेकंड वाले?
लॉजिक से सोचिए ना, बिल्कुल जिसका भी जवाब आया वो सही आया है। दो जनों ने जवाब दिया यहाँ पे। अरे भैया सोडियम गया है Na++ इलेक्ट्रॉन में। सोडियम 281 था, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बेरिलियम की बेरिलियम तो क्या कंपेयर कर रहा हूँ मैं इसके लिए। मैग्नीशियम की जब आप बात करोगे तो Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन, इसको एक्साइट करवाने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना पड़ेगा। इसको करवाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट को एक्साइट करवाना कंपैरेटिवली आसान होता है एज दैट ऑफ द सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट में भी अब देखिए, फर्स्ट का क्योंकि एक्साइटेशन बहुत आसानी से होता है, क्योंकि एक लौता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे तो चलो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो इसको तो आप फटाक से भगा सकते हो। तो फर्स्ट वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं। फर्स्ट में भी पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा आसानी से करवा देते हैं, और उसमें भी सबसे आसानी से कौन करवाता है? सीजियम। ये बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। फर्स्ट वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देते हैं, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाना सबसे आसान किस में से होगा? जो साइज में सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। तो सीजियम का फोटोसिंथेसिस कराना सबसे आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बताइए, फर्स्ट का ज्यादा होगा कि सेकंड का? M+ आयन कहां से आसानी से ऑब्टेन करवा पा रहे हो? इसमें आप ऑब्वियसली बात है M+2 आयन ऑब्टेन करोगे, इसमें M+। कौन सा आयन आसानी से ऑब्टेन कर पाओगे, पहला वाला कि दूसरा वाला? कौन सा वाला आयन आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे आप लोग, पहला वाला कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला। अरे दूसरे में तो दो पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, निकलने में आनाकानी करेंगे। पहले वाले में तो एक ही अनपेयर्ड है, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में मेरे को वैसे ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, मतलब M+ बनना आसान एज कम्पेयर टू M+2। तो जब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर फर्स्ट का ज्यादा होता है दैट ऑफ द सेकेंड के। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं किसकी? कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी बताइए किसकी ज्यादा होगी? तो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिसके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, कंडक्टिविटी भी उसकी ज्यादा होगी। इसके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके वैलेंस में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही गुड कंडक्टर होते हैं, बट कंपैरेटिवली सेकंड वाला इज अ वेरी गुड कंडक्टर एज दैट ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सोच के आना इस बारे में, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट। ये दो सोच के आइएगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग खत्म हो चुकी है, यही दो बच रही। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, रिजल्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट होता है इसका ये। आपको बस इसका रीजन ढूंढ के आना है, बाकी मैं बता दूंगा, सेकंड वाले का कोई मतलब नहीं। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये मैं बता दूंगा। ये सोच के आइएगा क्यू स्विच हुआ, जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा है। अगर लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी,
तो शायद सोच पाओ। इतना हिंट आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है डेंसिटी के सवाल में, है ना? तो सोच के आइए। यहाँ का लेक्चर यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए।